बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो उनमें और हैं भी बहुत सारी, तो उनमें जो सबसे अहम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ARY के ऊपर एक ख़बर चली, और ARY के ऊपर जो ख़बर चली है वो नई नहीं है। यानी 2 हफ्ते पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। 1 महीना पहले सिद्दीक जान ने इसका शोर मचाया था और बार बार उसने ये बात की थी। तब कई लोग ये कह रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहले सिद्दीक जान ने और कुछ और सहाफ़ियों ने इस पे बात की। मैं 2 हफ्ते पहले से इसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का एक प्लान, उसकी तजवीज़ मौजूद है, और उसके लिए एक तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अगर मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाना है और उसको 3 साल तक करना है, तो याद रखिए 3 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो हो गई दफन अदालती मामलात में। मैं अदालती मामलात में कह रहा हूँ, अवामी मामलात में नहीं कह रहा, एहतजाजी मामलात में नहीं कह रहा, बाकी मामलात में नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ अदालती मामलात की बात कर रहा हूँ। तो जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में रवैया अमूमी तौर पे हमने देखा, उसमें ऐसा लगता है कि ये जमात मजीद दीवार के साथ लगेगी अगर 3 साल की एक्सटेंशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मिल जाती है। तो ये बात हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अब पहली मरतबा ARY के ऊपर ये खबर चली है। मैं आपको ARY से ही पढ़ के सुनाता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। ARY न्यूज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का फैसला हो गया तो आईनी तरमीम लाई जाएगी। इससे पहले चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तकर्रुर उम्र के लिहाज से तय है। ज़राए का बताना है कि आईनी तरमीम के लिए कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। सेनेट इलेक्शन के बाद मुद्दत मुलाजमत पर फैसला होने के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत तय नहीं की जा रही। हुकूमत इनके ओहदे की मुद्दत बढ़ाने का इरादा नहीं रखती है। उन्होंने वैसी बात की, लेकिन ये खबर चलाई गई है। अब ये खबर किसने चलवाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर थोड़े दिन पहले से आ रही है। इस वक्त ARY को किसने कहा कि ये खबर चलाएं? देखें, आप इन चीज़ों पे गौर करें। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अगर आप देखें कि कुर्बत उनकी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब उनको बहुत पसंद करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने हर जगह पे उनका नाम लिया है। उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले उनको मुतनाज़ बना दिया, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, हर जगह पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम लेते थे। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से जज बने हैं तब से उन्होंने जितने इकदाम किए उनका बराह रास्त फ़ायदा PMLN को, शरीफ ख़ानदान को हुआ है। कोई माने या ना माने, हुआ है। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आपने देखा इमरान खान जो है उनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले गए। अब देखें ये तरमीम होगी कैसे, अगर ये होगी तो कैसे होगी, जरा इसके ऊपर आप गौर कर लें। 224 का नंबर चाहिए होता है कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए। जिसके पास 224 पूरे हो जाएं, चाहे वो अकेली जमात हो, चाहे उसके साथ 4 जमातें और हों, जब 224 पूरे हो गए तो वो एक आइन में तरमीम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने के लिए या उसको 3 साल करने के लिए या एक नई कानून साजी करने के लिए, आइन में तरमीम करने के लिए 224 का नंबर चाहिए। 224 का इनकी तो सादा अक्सरियत नहीं बनती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बड़ी सख्त ज्यादती की गई और उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी गई। उसके अलावा आरोज जो हैं वो उन्होंने बेचारों ने केस लड़के जीत भी लिया कि हमें आरोज जो है वो अदलिया के दिए जाएं जो इंसाफ कर सकें, लेकिन आरोज जो है वो ब्यूरोक्रेट दे दिए गए, और वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से फैसला हुआ। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो जीत थी उसको हार में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो जीत गए। उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 के ऊपर एक हुकूमत बना दी गई। अब पूरे मुल्क के अंदर भूचाल आ गया। वो अदालत जो किसी जगह पे चंद दरख्तों की कटाई के ऊपर 100 मोटो नोटिस ले लेती है, एयरपोर्ट पे शराब बरामद हो जाने के ऊपर 100 मोटो नोटिस ले लेती है, हर छोटे छोटे और बड़े बड़े मसलों के ऊपर 100 मोटो नोटिस ले लेती है, एक ऐसी अदालत जिसकी एक लंबी तारीख है 100 मोटो नोटिस लेने की, जब मुल्क का सबसे बड़ा काम हुआ, यानी पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के ऊपर बेशुमार सवालात खड़े हो गए, पूरा का पूरा मुल्क हिल गया, आलमी मुबस्सरीन हिल गए, आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर दिया, दुनिया भर के मुमालिक से इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ गए, पाकिस्तान के मीडिया ने इसको बोगस रिजल्ट करार दे दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान की किसी अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खास तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, कोई 100 मोटो नहीं हुआ।
हालांकि अगर किसी चीज पे इस मुल्क में सो मोटो होना चाहिए था, जो सबसे जरूरी था, वो अवामी मैंडेट जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी 5 साल गुजारते हैं, उसकी तौहीन या उसके छिन जाने के ऊपर या उसकी चोरी के ऊपर नोटिस होना चाहिए था। लेकिन उसके ऊपर नोटिस नहीं होता। फिर होता क्या है कि एक हुकूमत बन जाती है, चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठी करके पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छिन गई, लेकिन फिर भी नंबर पूरा नहीं हो रहा। अब जब नंबर पूरा नहीं हो रहा, 224 का, सादा हुकूमत तो बन गई, लेकिन आईनी तरमीम के लिए 224 का नंबर चाहिए था। तो 224 का नंबर पूरा करने के लिए थोड़े दिन पहले सिद्दीक जान ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था। मेरी उससे जब बात हुई तो उसने सारी तफसीलात मुझे बताई। फिर मैंने कुछ और सहाफियों से बात की, उन्होंने भी मुझे कहा कि यह खिचड़ी पक रही है। हुआ ये कि मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, यानी जो जीतता है उसके हिसाब से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं। तहरीक इंसाफ की दर्जनों मखसूस नशिस्तें छीन कर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई। यानी जिनकी हुकूमत बनाई गई उनका 224 पूरा करने के लिए उनको वो सीटें भी मिल गई, फिर भी 224 पूरा नहीं हो रहा था। फिर पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें एक एक करके कम होना शुरू हुई। रिकाउंटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन कभी यहां से एक सीट दे देता है, कभी वहां से एक सीट दे देता है। तहरीक इंसाफ को होश ही नहीं, तो उनकी एक एक करके सीटें जाने लगी। वो इसके ऊपर कोई लायामल ही नहीं बना पाए। तो हुआ यह कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हुकूमत बनी हुई है उसको 224 के करीब पहुंचाया जा रहा है। अब ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए भी एक धांधला तैयार है। जिस तरह आसिफा भुट्टो जरदारी को बगैर मुकाबले के सारे बंदे गायब करके बिठा के धांधली और जोर और ताकत के बलबूते के ऊपर उनको मुंतखब करवा दिया बिला मुकाबला, तो इस तरह एक सीट और ले ली। ऐसे ये सीटें पूरी करके कोशिश की जाएगी कि 224 का फिगर पूरा हो जाए और फिर वो कानून साजी की जा सके। अब अगर ये कानून साजी होती है तो याद रखिएगा कि इसके बेनिफिशरी काजी फायद ईसा साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी अगर ये होती है एयरवाई की खबर के मुताबिक, या इससे पहले जो लोग ये खबर दे रहे थे तो बेनिफिशरी हो जाएंगे। तो फिर इनके जो अपने फैसले थे काजी फायद ईसा साहब के, उनको लोग किस नजर से देखेंगे, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। काजी फायद ईसा साहब के अपने फैसले, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त पे शिकस्त होती है और मुस्लिम लीग नून का फायदे पर फायदा होता है, और उन फैसलों के नतीजे में मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत बनाती है वो 2/3 अक्सरियत के पास पहुंचाई जाती है, और फिर उसका फायदा काजी फायद ईसा साहब की एक एक्सटेंशन की सूरत में हो जाता है। तो फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हुआ, यानी किसका फायदा हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो आएगा सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा, पूरे मुल्क से आएगा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेगा तो फिर इस मामले को काजी फायद ईसा साहब सुनेंगे। अब अगर काजी फायद ईसा साहब को 2/3 अक्सरियत और वो जो कानून साजी होने जा रही है उस सिलसिले में फिर शक की नजर से देखा जाएगा कि काजी फायद ईसा साहब अगर फैसला दे देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती, और 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो फिर एक्सटेंशन वाला कानून भी नहीं बन सकता, तरमीम भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दे देते हैं तो 2/3 अक्सरियत मिल जाती है और एक्सटेंशन वाले जो है वो आइन में तरमीम भी हो जाती है। तो फिर काजी फायद ईसा साहब को दोबारा उनके फैसले को शक की नजर से देखा जाएगा। तो इसका अब हल क्या है? इसका एक हल तो यह भी है कि काजी फायद ईसा साहब और कम से कम वो 3 जजेस जो इसके बेनिफिशरी हैं, यानी 3 साल काजी फायद ईसा साहब के, मंसूर अली शाह साहब के 3 साल, फिर जस्टिस अफरीदी साहब के 3 साल, ये 3 जजेस इसको ना सुने केस को। ये मुतालबा भी हो सकता है कि 3 जजेस इस मखसूस नशिस्तों वाले केस को सुने ही ना, बाकी जजेस इसके ऊपर डिसाइड कर ले, तय कर ले कि क्या ये जो कानून है या ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए या उनके मुखालिफिन को मिल जानी चाहिए या किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, क्या होना क्या चाहिए। बाकी जजेस सुन लें ताकि जो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है वो इसके अंदर ना आए। बहरहाल ये चलता रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे, लेकिन लोग इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो कुछ भी आज तक काजी फायद ईसा साहब की अदालत से हुआ, अगर काजी फायद ईसा साहब को ये असेंबली एक एक्सटेंशन दे देती है तो फिर ये सारा कुछ शक की नजर से देखा जाएगा कि शायद इस एक्सटेंशन के लिए ये सब कुछ हुआ है जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काजी साहब की अदालत से हुआ था। खबरें और भी मैंने आपसे कहा था बहुत बड़ी बड़ी है। एक खबर जो कमीशन बनाया गया उसके ऊपर, एक तो जो पाकिस्तान बार कौंसिल बिल्कुल खामोश थी, बोल ही नहीं रही थी, लोगों ने बहुत बयानात दिए, लोगों ने कहा बोल क्यों नहीं रही। जब 6 जजेस ने खत लिखा तो फिर बड़ी देर के बाद सबसे आखिर में जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान बार कौंसिल का आया था। अब अचानक ही बोल पड़ी है
जैसे ही कमीशन बना है। उन्होंने कहा जी कमीशन मंजूर है, बिल्कुल ठीक है। काजी फायद ईसा साहब के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद करते हैं और कमीशन को मंजूर कर लिया फौरी तौर पे। ये नहीं पाकिस्तान बार काउंसिल, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो आसमा जहांगीर ग्रुप है। हालांकि आसमा जहांगीर साहबा की सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन ये ग्रुप ऐसा लगता है कि एहसन भून साहब के और आजम नज़ीर तारड़ साहब के पूरी तरह कंट्रोल में चला गया है। कुछ दोस्त जो मेरे वकला हैं बड़े सीनियर, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर ग्रुप अब वो रहा नहीं और इसकी बका के लिए ज़रूरी है कि ये आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो। हमें ऐसा लगता है कि हम PMLN की B टीम बन गए हैं। तो ये बात सच है और इस तरफ से हर वो वकील गुजर रहा है जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है और एक अच्छे खासे आसमा जहांगीर साहबा के ग्रुप को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आ जाए आप इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया है कि जजेस के खत के मामले पर जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जा रहा है उसको हम चैलेंज करेंगे। और वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के 6 जजों के खत की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक जिलानी साहब पर मुश्तमिल 1 रुकनी जो कमीशन बनाया था उसकी मंजूरी दी थी। अच्छा, ना सिर्फ मंजूरी दी बल्कि उन्होंने एक और चीज़ भी कही थी। उन्होंने ये जो कुछ भी जजेस ने लिखा और कहा इसको उन्होंने मुस्तरद भी किया। यानी एक तरफ काबीना जो है वो इन चीज़ों को मुस्तरद कर रही है, दूसरी तरफ एक कमीशन भी बना रही है, यानी अपना डिस्प्लेयर शो भी कर रही है। वो कह रही है हम इससे खुश नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ, और साथ में कमीशन बना रहे हैं। तो हुकूमत ने तो अपनी राय पहले ही दे दी, तो हुकूमत का बना हुआ कमीशन क्या करेगा? और हुकूमत जो TORs बनाएगी वो अपनी राय के मुताबिक बनाएगी। और TOR के अंदर क्या होता है ये आप सब जानते हैं। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TOR की भी मंजूरी दे दी है। TOR के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त है या नहीं, क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। ये एक बहुत अहम सवाल है। यही एक TOR है कि बराह रास्त। अब ये जो बराह रास्त वाला मामला जो है ना, मैं यहीं पे इसको छोड़ देता हूं, लेकिन आप सब बहुत समझदार हैं। ये TOR के अंदर एक चीज़ शामिल की गई है। TOR के मुताबिक कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा और कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जाँच करने का इख्तियार होगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे और हम इसको नहीं मानते। इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, जाएंगे और जाकर कहेंगे कि ये कमीशन हम नहीं मानते, ये कमीशन ठीक नहीं है। PTI की जो उनका मुतालबा है, जो उनकी डिमांड है वो क्या है? वो ये कहते हैं कि मेमो गेट टाइप का जो एक कमीशन बना था या इलेक्शन इंक्वायरी का एक कमीशन बना था, उस तरह का एक कमीशन बनाया जाए। और ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है ये बड़ा हसास नौइयत का मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। ये यकरुकनी कमीशन हम नहीं मानते, कमीशन बनाया जाए मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर, जो हाजिर ड्यूटी जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो इसका हिस्सा हों और वो इसके ऊपर कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है इस मामले में। एक चीज़ मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कर दूं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक डबल गेम खेल रहे हैं। वो क्या गेम खेल रहे हैं देखें, एक तो उन्होंने अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवा लिया और गंद का टोकरा अपने सर पे उठाने के बजाय अपने भाई के सर पे रख दिया, इक़्तिदार उनके पास है। दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना लिया, उनका भी इंटर्नशिप हो रही है, वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे सीख रही है कि कैसे हुकूमत करते हैं, कैसे निज़ाम चलाते हैं। पंजाब भी अपने कंट्रोल में कर लिया। और तीसरा, वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ भी बना रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, नवाज शरीफ को इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया, नवाज शरीफ का रास्ता रोक दिया गया, नवाज शरीफ का रास्ता रोक कर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोक दिया गया। नवाज शरीफ के असली वोट अगर गिन लिए जाए ना तो बरतानिया तक नवाज शरीफ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सीधा लंदन वाले फ्लैट में जाके मियाँ साहब की ब्रेकें लगनी है अगर असली वोट मियाँ नवाज शरीफ के गिन लिए गए, लाहौर वाले हल्के के भी। मामला यह है कि बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है PMLN को। बहुत ज़्यादा भी ये कर देना तो 30-35 से ऊपर सीटें ये जीते नहीं थे PMLN के लोग। बहुत बुरी शिकस्त हुई है। पंजाब में 50 के करीब सीटें इन्होंने जाली ली हुई हैं। यहां से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 50 सीटें इन्होंने छीनी हुई हैं। पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, बाकी मुल्क में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बहुत सारी, लगभग उनकी तो वो उनका क्लेम है कि 80-90 सीटें उनकी छीनी गई हैं, आधा मैंडेट उनका छीन लिया गया है और अभी भी छीनने का सिलसिला जारी है। तो नवाज शरीफ साहब कर ये रहे हैं, एक तरफ इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक बयानिया बना रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया है। यानी नजम सेठी साहब को भी उन्होंने एक ट्रैक दिया हुआ है, वो उधर को लगे हुए हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के उस सर पे भी हाथ रखा हुआ है कि तुम भी ये स्टेटमेंट देते रहो, वो उधर को लगे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को भी एक डायरेक्शन दी हुई है कि वो उधर को लगे हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब हमेशा गुड कॉप और बैड कॉप ये बड़ी अच्छी तरह का खेलते हैं।
उन्होंने इस वक्त शहबाज शरीफ को गुड कॉप बनाया हुआ है और वो सब यस बॉस कर रहे हैं और वो मामलात को चला रहे हैं। हुकूमत उनके पास है। अगर तो हुकूमत कामयाब हो जाती है तो इसके बेनिफिशियरी सारे मिलकर बन जाएंगे। अगर नाकाम हो जाती है तो नवाज शरीफ अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर अपनी सियासत को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, जिसके इम्कानात बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तानी अब बहुत सियाने हो गए। लेकिन नवाज शरीफ एक चीज में कामयाब हो जाएंगे, वो अपनी पार्टी के जो जज्बाती वर्कर हैं कम से कम उनको मोटिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे कि अगर नवाज शरीफ होता तो ये हो जाता या वो हो जाता। भाई नवाज शरीफ का भाई है, दिन में 4 दफा मियां साहब से बात करता है, उनकी अपनी बेटी है, सारा दिन उनके साथ होती है, मियां साहब खुद पंजाब हुकूमत के मुशीर बने हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो फेलियर है ना, वो नवाज शरीफ का फेलियर है, ये आप सबने याद रखना है। ये जो कुछ भी हो रहा है नवाज शरीफ साहब इसका हिस्सा है, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है। कोई अपने आप को बाहर रख के बेचारा बनने की कोशिश ना करे। मियां नवाज शरीफ साहब को सूट करता है कि अगर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए तो, लेकिन क्या यह बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है? यह बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन उन लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं जिनको खबरों की समझ है और जो लोग इतना शऊर तो अब रखते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।